कहानी के शुरुआत में खूबसूरत वैली का सीन दिखाया जाता है। उसी वैली के अंदर बहुत ही खूबसूरत प्राणी और पेड़ पौधे थे। उन्हीं पेड़ पौधों के बीच एक पेड़ का बस अभी अभी आंख खुला और यही पेड़ दरअसल हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर जिसका नाम यूजियो है। यूजियो बिल्कुल हमारे जैसा नॉर्मल एक अर्थ के रहने वाला था, लेकिन कुछ कारण से आज पे उसका मौत हो गया है। मौत होने के बाद वो पहली बार रिकनेक्ट होके इस जगह में अपना आंख खोला। आंख खोलने के बाद वो जब अपना हाथ हिलाने का कोशिश किया, उसके हाथ के जगह में उसे ब्रांचेस दिखा और अपने सिर पे बाल के जगह में पत्ता था। ये देख के यूजियो बहुत ही घबरा गया और सोचा ये बस मेरा एक सपना है और जब सपना टूट जाएगा, कल सुबह मेरा आंख खुलेगी तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर यूजियो बताया उसे जहाँ तक याद है उसके पिछले जिंदगी में पानी पीते वक्त उसका मौत हो गया था और मौत होने के बाद वो इस जगह में एक पेड़ के बॉडी के अंदर रिकनेक्ट हुआ है। अगर उसे रिकनेक्ट होना ही था तो एक खूबसूरत लड़के के बॉडी के अंदर होता जो अपना हैरम बना सके। और वो ये भी कहा पेड़ पौधे देख नहीं सकता है, लेकिन कुछ कारण से वो देख पा रहा है। वो जिस जगह में उस जगह को एग्जामिन करके उसे पता चला वो दो पहाड़ के बीच एक खूबसूरत वैली के अंदर है और यूजियो के पास टोटल 50 ब्रांचेस है, जिसके अंदर से बस वो एक कोई मूव कर पा रहा था। यूजियो सोचा जरूर उसके सारे के सारे ब्रांचेस बहुत दिन से एक जगह में रह के नम पड़ चुके। तभी जंगल के बीच से उसे मॉन्स्टर का साउंड आया, जो साउंड सुन के यूजियो डरने लगा और वो कहा मैं अभी इतना कमजोर हूँ, एक मामूली ऊँट पे कर भी मुझे मार सकता है। तभी आसमान में उसे प्लेन दिखा। प्लेन देख के वो सोचा जरूर उसके प्रीवियस वर्ल्ड अर्थ के अंदर ही रिकनेक्ट हुआ है। ये सब बात वो सोच ही रहा था, तभी उसके सामने दो मधुमक्खी भिनभिनाने लगा। इन सब से परेशान होकर यूजियो उसके ब्रांच के एक ही बार में उन दोनों मधुमक्खी को मार दिया। तुरंत ही उसके पास नोटिफिकेशन आई डबल किल और उसे 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट दिया गया। उसके सामने स्टेटस विंडो खुला। इस लाइफ में भी यूजियो का नाम सेम ही था। उसे पता चला वो इवोल्यूशन पॉइंट पा पाके और सनलाइट को एब्सॉर्ब करके स्ट्रांग हो सकता है। यूजियो उसके 0.2 इवोल्यूशन पॉइंट देके उसके और भी दो ब्रांचेस को अनलॉक किया। अब वो एक साथ उसके 3 ब्रांचेस को यूज कर सकता है। इससे यूजियो थोड़ा सा स्ट्रांग बन गया और उसके मन के अंदर इवोल्यूशन पॉइंट पाने का लालच और भी ज्यादा बढ़ने लगा। तभी उसका नजर पास के मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर गिरा और उसे छत्ते के ऊपर वो हमला कर दिया। अब हाफ मंथ बाद हम देखते इससे हाफ मंथ के अंदर यूजियो सनलाइट एब्सॉर्ब करके और इवोल्यूशन पॉइंट पा पाके बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था। वो थोड़ा सा बड़ा और उसके सारे के सारे ब्रांचेस को मूव कर पा रहा था। यूजियो उसके पावर को टेस्ट करने का सोचा और अपने सारे के सारे ब्रांचेस को इकट्ठा करके एक बहुत ही खतरनाक अटैक एक पत्थर के ऊपर किया। लेकिन पत्थर उसके अटैक रेंज से दूर था, इसीलिए उसका अटैक पत्थर के साथ हिट नहीं हुआ, मगर उसके अटैक के इम्पैक्ट से ही वो पत्थर टूट गया। और ऐसे ही वो इवोल्यूशन पॉइंट पाने के लालच में छोटे मोटे मॉन्स्टर को लालच देके उसके अटैक रेंज के अंदर लाता था और उनके ऊपर अटैक करके उन्हें मार दिया करता था। ऐसे ही इवोल्यूशन पॉइंट पा पाके वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन गया था। उसके रूट बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए, मिट्टी के और भी गहराई के अंदर जाने लगे थे, जिससे यूजियो मिट्टी के अंदर से एनर्जी इकट्ठा करके अपने आप को बढ़ा रहा था। अब उसे कुछ भी करने का जरूरत नहीं पड़ रहा था, फिर भी वो बढ़ रहा था। अब यूजियो के मन के अंदर ना मरने का डर, ना स्कूल जाने का चिंता था। वो ऐसे ही अपने आप को पावरफुल होते देख के इस दुनिया का वर्ल्ड ट्री मतलब गॉड बनने का सोचा। ऐसे ही एक दिन यूजियो को उसके टहनियों के बीच कुछ फैल्कन के चूजे दिखे, जिन्हें उनके मॉम छोड़ के चली गई थी। यूजियो जो एक जगह से अभी हिल नहीं सकता था, उन्हीं फैल्कन के चूजों को पालने का सोचा। फैल्कन जो आसमान में 400 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड में उड़ सकते, जिन्हें आसमान के बेताश बादशाह कहा जाता है। अब से वही फैल्कन यूजियो के लिए चारों तरफ नजर रखने का यानी स्काउटिंग के काम करने वाला है। और वो ये भी बताया इस जंगल के अंदर ऐसे बहुत से मॉन्स्टर है जो झुंड में शिकार करते, जैसे कि उल्फ और एंट्स। और अकेला शिकार करने वाले खतरनाक मॉन्स्टर के अंदर आता है ग्रेट एप और स्पाइडर क्वीन। और इन सब को मार के खाने वाला खतरनाक प्रेडेटर जो फूड चेन में सबसे ऊपर है, वो है एक्स स्नेक। इन्हीं खतरनाक मॉन्स्टर के बीच अब यूजियो को सरवाइव करना है। और ऐसे यूजियो छोटे मोटे मॉन्स्टर को मार के उन फैल्कन के चूजों को फीड कर रहा था और सनलाइट एब्सॉर्ब कर करके खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहा था। ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होते होते वो ब्रांचेस रिफोर्समेंट के लेवल में पहुंच चुका था। सारे के सारे ब्रांचेस स्ट्रॉन्ग होने के बाद अब बड़ी थी रूट की। हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसे एक करके इवोल्यूशन पॉइंट जरूरत होता था और हर एक रूट को स्ट्रॉन्ग करने के वक्त ही उसे बहुत ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ता था। सारे के सारे रूट स्ट्रॉन्ग होने के बाद अब से वो फ्रीली इधर उधर मूव कर सकता था और यूजियो के लिए एक तरफ से उसका रूट एक हिडन वेपन बन चुका था। तभी यूजियो को पास के झाड़ी में कुछ हिलते दिखा। साउंड सुन के वो बैटल मोड के अंदर आ गया और झाड़ी के अंदर चेक किया, जब पर एक उंडेड फॉक्स था जिसे किसी के तरह पॉइजन दिया गया था।
उस फॉक्स का हालत इतना ज्यादा खराब है जिसे मार के यूजू को एक भी इवोल्यूशन पॉइंट नहीं मिलेगा। इसीलिए उस फॉक्स को हील करने का सोचा। उसके ट्री एसेंस उस फॉक्स को पिलाने लगा। यूजू को ट्री एसेंस के अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी था, जिससे फॉक्स हील तो हो गया, लेकिन फॉक्स हील होने के बाद यूजू के साथ बहुत ज्यादा अटैच हो गया और उसके साथ ही रहने लगा। वुल्फ मॉन्स्टर यूजू के ट्री एसेंस पी के इवॉल्व हो गया था। इवॉल्व होके अब उसका नाम म्यूटेटेड रेड फॉक्स पड़ गया था। उसका लेवल 4 और एबिलिटी आई ऑफ द चार में। इसके बाद 4 मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजू उसके स्टेटस विंडो को देख रहा था। उसका लेवल 9 तक रीच कर चुकी थी। यूजू को याद आया जब उसे उसका उल्फ मॉन्स्टर मिला था, तब वो कुल्हाड़ी से घायल था। ये काम जरूर इंसान का होगा। इंसान बहुत ज्यादा खतरनाक होते और यूजू अभी उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है कोई इंसान से खुद को प्रोटेक्ट कर सके। अगर कोई भी इंसान उसे आम पेड़ समझ के काट दिया तब उसका मौत वहीं पर ही हो जाएगी। इसीलिए वो खुद के प्रोफाइल को बहुत ज्यादा लो बना के रखने का सोचा। तभी यूजू के कान में इंसान के बात करने का साउंड आई। वो जब सामने के तरफ देखा, असल में सामने से 2 लड़की उसके तरफ आ रही थी। यूजू दोनों लड़की को देख के घबरा गया और जल्दी से उसके स्पिरिचुअल ऑर्ब को उसके मुंह के अंदर छुपा लिया। दोनों लड़की यूजू के सामने आके कुछ अगरबत्ती जलाई और कुछ फ्रूट रख के प्रेयर करने लगी। असल में उन दोनों लड़की के पिताजी को यूजू जिस जगह में, उसी जगह में दफनाया गया था। मतलब यूजू उन्हीं दोनों लड़की के पिताजी के डिकम्पोज बॉडी को एब्जॉर्ब करके बड़ा हुआ है। ये चीज यूजू को बहुत ज्यादा अजीब लगा। फिर भी वो मन भी मन उन्हीं दोनों लड़की को यहाँ से जल्दी से चला जाने के लिए कह रहा था। और उन दोनों लड़की के कैरेक्टर स्टिक के बारे में हमें बताया जाता है। बड़ी सिस्टर बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड और पेशेंस से भरी हुई है, लेकिन छोटी सिस्टर उसके बिल्कुल विपरीत थी। वो दोनों प्रेयर करने के बाद पास के रिवर में नहाने के लिए चला जाती है। नहाते हुए वो लोग बहुत ज्यादा मस्ती कर रही थी। उन दोनों लड़की के साउंड सुन के यूजिन के मन में थरकपन जाग उठा और वो उन दोनों लड़की को नहाते हुए देखना चाहा, लेकिन पास के 2 पैर उसके विजन को ब्लॉक कर रहा था। इसीलिए उसके रूट को उखाड़ के उन दोनों लड़की को नहाते हुए फाइनली देख लिया। अब कुछ देर बाद हम देखते वो दोनों लड़की नहा के वहां से जा रही थी, लेकिन यूजिन अभी तक उसके थरक भरी नजर से उन दोनों लड़की को देखे जा रहा था। अब यहाँ से 1 हफ्ते बाद हम देखते यूजू के सारे फैल्कन बड़े हो चुके थे। उनका लेवल 3 तक प्रोमोट हो चुका था। सारे के सारे फैल्कन इतना ज्यादा काबिल हो चुके थे, वो म्यूटेटेड फॉक्स के साथ मिलकर यूजू के लिए शिकार किया करता था। ऐसे ही आज उनका फाइट चल रहा था आसमान के बेताज बादशाह कहा जाने वाले गोल्डन ईगल के साथ। फैल्कन आसमान से ही उनके बिजली के स्पीड में गोल्डन ईगल के ऊपर हमला किए जा रहा था। नीचे से म्यूटेड फॉक्स उस गोल्डन ईगल को लगातार काटे जा रहा था, मगर गोल्डन ईगल का लेवल फैल्कन्स और म्यूटेड फॉक्स से कई गुना ज्यादा था। इसीलिए वो उनके ऊपर भारी पड़ने लगा। उसके तेरदार पंजे से म्यूटेड फॉक्स को पकड़ लिया और बहुत ही जोर से उसे मिट्टी के साथ पटका। अगले सीन में हम देखते म्यूटेड फॉक्स का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और उसके सामने ही गोल्डन ईगल बैठा है जो बस उसे खाने वाला था। तभी उसके सामने जंगल के एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर, मतलब हमारा यूजू आ गया। यूजू उसके ब्रांच के एक ही कॉम्बाइंड अटैक में उस गोल्डन ईगल को मार दिया। जो गोल्डन ईगल कुछ दिन तक कैनियन के ऊपर मंडरा रहा था, फाइनली आज उसका मौत हुआ। इस सब से यूजू समझ गया उसके बॉडी से निकलते हुए ऑरा के कारण से खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ऐसे ही कोई भी खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ पर आ जाता है तो ये चीज उसके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। इसीलिए इससे पहले उसे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा, और बस उसे अकेला नहीं, उससे अपने मॉन्स्टर फ्रेंड को भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। और उस गोल्डन ईगल को मारने के लिए उसे पूरा का पूरा 70 इवोल्यूशन पॉइंट दिया जाता है। और उस गोल्डन ईगल के साथ फाइट करते बीच उसके सारे के सारे मॉन्स्टर दोस्त बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे। इसीलिए यूजू उसके ट्री एसेंस पिला के उसके सारे के सारे मॉन्स्टर को स्ट्रांग और हील करने लगा। तभी कैनियन के अंदर बहुत तेज ब्लास्ट हुआ, जैसे कि एक बहुत ही बड़ा बिल्डिंग ढह चुकी है। कैनियन के अंदर चारों तरफ धूल उड़ रही थी। धूल हटने के बाद हमें दिखाया जाता है यूजिन के बहुत सारे ब्रांचेस और बहुत से रूट कट चुके थे। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आती है और बताया जाता है 50 ब्रांचेस के अंदर बस उसके पास अभी 24 ब्रांचेस है। और उसका ये हालत करने वाला मॉन्स्टर भी उसके सामने था। जो मॉन्स्टर एक स्नेक टाइप का मॉन्स्टर है, और यही स्नेक इस कैनियन का सबसे बड़ा प्रेडेटर, मतलब सबसे बड़ा शिकारी है। इस स्नेक का नाम तमाहू स्नेक है, जिसका लेवल 9, और उसका हेड और टेल में कुल्हाड़ी जैसा ब्लेड लगाए। कुल्हाड़ी जो पेड़ का सबसे बड़ा दुश्मन। और उस तमाहू स्नेक को देख के म्यूटेड फॉक्स घुराने लगा। ये देख के यूजिन समझ गया जरूर तमाहू स्नेक नहीं,
म्यूटेड फॉक्स को पहले पॉइजन यानी घायल किया था। दूसरी तरफ तुमाऊ स्नेक के पास यूजू के बाकी 26 ब्रांचेस थे, जिन्हें खा के वो यूजू की स्पिरिचुअल एनर्जी को टेस्ट किया। यूजू की स्पिरिचुअल एनर्जी उसे काफी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। इसी वजह से वो यूजू को पूरा का पूरा खा के उसे एब्जॉर्ब करने का सोचा। ये सोच के उसके कुल्हाड़ी से यूजू के ऊपर हमला किया, लेकिन इस बार यूजू तैयार था। उसके रूट से तुमाऊ स्नेक के कुल्हाड़ी के अटैक को रोक लिया, लेकिन तुमाऊ स्नेक का साइज कुछ ज्यादा ही है, लगभग एक बिल्डिंग जैसा, इसीलिए उसका अटैक पावर भी काफी ज्यादा है। जीव और तुमाऊ स्नेक दोनों ही लेवल 9 के, लेकिन जीव स्नेक के ऊपर अपर हैंड पाने के लिए उसके इवोल्यूशन पॉइंट की मदद से सारे के सारे रूट को इवॉल्व करने लगा। उसके सारे के सारे रूट इवॉल्व होने से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल हो गया। उसी रूट से वो तुमाऊ स्नेक को पकड़ लिया और एक ड्रिल अटैक तुमाऊ स्नेक के पेट में किया। इससे तुमाऊ स्नेक बहुत ज्यादा घायल तो हुआ, लेकिन उसका हालत इतना भी ज्यादा खराब नहीं हुई थी कि वो मर जाए। मगर जीहू तुमाऊ स्नेक को उसके टेरिटोरी के अंदर टॉलरेट नहीं करेगा। ये सोचती है उसके ब्रांचेस और उसके रूट से तुमाऊ स्नेक के ऊपर लगातार अटैक करते गया। इससे तुमाऊ स्नेक बहुत ज्यादा घायल हो गया और उसे समझ आया वो और जीहू बिल्कुल सेम पावर लेवल में, लेकिन अभी वो जितना घायल है उस हिसाब से वो इस फाइट को हार जाएगा। ये सोच के तुमाऊ स्नेक वहां से भागने लगा। तुमाऊ स्नेक तो यहाँ से भाग गया, लेकिन उस स्नेक के साथ फाइट करने के लिए जीहू फोर्सफुली अपने रूट को इवॉल्व किया था। इसी वजह से उसके मैजिकल ऑर्ब के अंदर क्रैक पड़ जाता है। जीहू का हालत खराब देख के उसका मॉन्स्टर दोस्त उसके पास आया और उसके लिए चिंता करने लगा। जीहू उन्हें एक एक शांत किया, वो ठीक है, लेकिन मन भी मन उसे टेंशन सता रहा था। तुमाऊ स्नेक अभी तो चला गया है, लेकिन बहुत ही जल्दी वो जीहू के साथ फाइट करके उसे खाने के लिए आने वाला है। इस बार वो लकी था, लेकिन अगली बार अगर उसका लक उसका साथ नहीं दिया तब क्या होगा। इसी वजह से जीहू अपने आप को इवॉल्व करके बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने का सोचा। तभी उसके पास नोटिफिकेशन आई 10 इवोल्यूशन पॉइंट देके वो अपने आप को फास्ट ऑर्डर के अंदर इवॉल्व कर सकता है। और हमें यहाँ पर बताया जाता है मॉन्स्टर जितना ज्यादा ऑर्डर का होगा उसका पावर उतना ही ज्यादा होगी। जीहू श्योर था तुमाऊ स्नेक जैसा खतरनाक मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए आएगा। ये सोच के अपने आप को इवॉल्व किया। इवॉल्व होने से उसका मैजिकल कोड हील हो गया और उसके सारे के सारे ब्रांच जिन्हें तुमाऊ स्नेक ने काट दिया था वो फिर से रीग्रो हुआ। और जीहू बस अकेला इवॉल्व नहीं हुआ था, उसके 8 फैल्कॉन इवॉल्व होके म्यूटेड फैल्कॉन बन गए थे। और म्यूटेड रेड फॉक्स जिसका लेवल पहले 4 हुआ करता था वो अभी लेवल 7 तक रीच कर चुकी थी। इसके बाद जीहू उसके सारे के सारे फैल्कॉन को तुमाऊ स्नेक को ढूंढने के लिए कहता है। जीहू का ऑर्डर पाके सारे के सारे फैल्कॉन बुलेट की स्पीड से वहां से निकल जाता है। और जीहू सोचा जब तक तुमाऊ स्नेक जिंदा होगा तब तक उसके लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बना रहेगा। और फर्स्ट ऑर्डर में इवॉल्व होने से उसे बहुत से न्यू स्किल मिली थी जिसे वो बस चेक करने आला ही था। तभी सामने से इंसानों के चीखने का साउंड उसके कान में आती है। वो जब सामने के तरफ देखा, सामने से वही दोनों लड़की जो पहले जीहू के पास आई थी, उन्हीं दोनों लड़की को पीछे से मॉन्स्टर भगा रहे थे। जीहू समझ गया ये सब उसके कारण से हो रहा है, उसके पावर के कारण से मॉन्स्टर उसके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और जीहू और अपने टेरिटोरी को बचाने के लिए म्यूटेड रेड फॉक्स और फैल्कॉन जंग के मैदान पे उतर पड़े, जहाँ फैल्कॉन्स उनके बिजली के स्पीड में एक के बाद एक मॉन्स्टर को घायल करते जा रहा था। वही म्यूटेड रेड फॉक्स उसके दांत और क्लो के अटैक में एक मॉन्स्टर को मार दिया था। वो दोनों लड़की म्यूटेड रेड फॉक्स और फैल्कॉन को उनके लिए फाइट करते देख के बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। तब पीछे से एक साउंड आई, अब मुझे इस फाइट के अंदर उतरना पड़ेगा। ये साउंड सुन के वो दोनों लड़की भी पीछे के तरफ मुड़ती है। पीछे एक पेड़ को बात करते देख के वो दोनों लड़की बहुत ज्यादा डर जाती है और डर के वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। अब जीहू इस फाइट के अंदर उतरता है। उसके टेंटिकल जैसे रूट से फाइट के अंदर तहलका मचाने लगता है। उसके रूट के एक एक अटैक में एक एक मॉन्स्टर मारा जा रहा था। उसके सामने ये सारे के सारे मॉन्स्टर चींटी और मच्छर जैसा था। इन मॉन्स्टर को मारने से उसे बहुत ही ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट भी मिल रही थी। उसका रूट्स अभी इतना ज्यादा पावरफुल और फास्ट हो चुके थे, उसके सामने सोनिक स्पीड में उड़ने वाला बैट भी टिक नहीं पा रहे थे। उन्हें वो बहुत ही आसानी के साथ मार पा रहा था। अभी मैदान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को छोड़ के सब लोग मर चुके थे और इन स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर के ऊपर जीनो फाइट के अंदर अटैक किया था, लेकिन ये लोग कैसे भी करके जीनो के अटैक को रोकने में सक्षम हुआ था। जिनके पिक्चर को आप देख सकते हो, एक एक करके नाम बता पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जीनो को लगा ये सारे के सारे मॉन्स्टर स्ट्रॉन्ग है, बाद में उसके काम में आएगा। इस सोच के सारे के सारे मॉन्स्टर्स को उसके रूट के मदद से पकड़ लेता है।
मॉन्स्टर्स के मामला संभालने के बाद जिनू के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये दोनों लड़की थी। अगर वो इन दोनों लड़की को छोड़ देता है तो इंसानों को जिनू के लोकेशन के बारे में मालूम चल जाएगी। अगर वो इन दोनों लड़की को मार देता है तब भी गांव के लोग इन दोनों लड़की को ढूंढते ढूंढते इस जंगल के अंदर आ जाएगा और उन्हें जिनू के लोकेशन के बारे में मालूम चल जाएगा। गाँव के लोगों को मालूम चलने का मतलब वो लोग मिलिट्री को भी बता देंगे। अगर मिलिट्री को इस बारे में मालूम चल जाता है वो लोग जरूर इस जगह में आके जिनू को पकड़ के ऐसे लेके जाएंगे और उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया जाएगा या फिर उसे एक शोपीस जैसा सजा के रखा जा सकता है। जिनहू सोचा उसे इस मामले को ऐसे हल करना है जिससे सांप भी मर जाए लेकिन लाठी ना टूटे। अब ऐसे ही कुछ देर बाद उन दोनों लड़की का होश आती है। होश आने के बाद वो दोनों ही हमारे जिनहू को देख के चीखने लगी थी क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने जिंदगी में एक जिंदा पेड़ को नहीं देखी थी और हमारा जिनहू उसके पिछले लाइफ में एक इंसान हुआ करता था, इसीलिए इंसानों के लैंग्वेज उसे भली भांति आती थी। इसीलिए उन दोनों लड़की को शांत करने के लिए वो मिट्टी में लिख के बताया, मैं तुम्हारा फादर हूँ। ये सुन के वो दोनों लड़की थोड़ा सा शांत हुई और जिनू उन दोनों लड़की को और भी ज्यादा विश्वास दिलाने के लिए उसके सिस्टम की मदद से उन दोनों लड़की के पर्सनल डिटेल्स को बाहर निकालता है और उन दोनों के पर्सनल डिटेल्स बताने लगता है। जैसे कि छोटी लड़की का नाम ही शाओलिंग है, उसका उम्र 14 और उसे पास के गांव का एक लड़का जिसका नाम किंग है उससे प्यार है। और बड़ी लड़की का नाम ही साउ किंग है जो अपने ग्रैंडफादर और अपने बहन को एक अच्छा लाइफ दिलाने के लिए पार्ट टाइम काम करती है। वो दोनों लड़की जिनू के मुंह से उनके पर्सनल डिटेल्स सुन के बहुत ही ज्यादा हैरान होती है और वो लोग इस बात को मान लेती है जिनू ही उनका डैड है क्योंकि उनके डैड के मरने के वक्त वो लोग अपने अपने पर्सनल सीक्रेट उनके डैड को बताई थी। ये चीज एक कोइंसिडेंस है, तब भी जिनू उन्हीं दोनों लड़की के डैड के डिकम्पोज बॉडी को एब्सॉर्ब कर करके बड़ा हुआ था। शायद से उसी वक्त उन दोनों लड़की के डैड के सोल जिनू के सोल के साथ फ्यूज हो चुकी थी, इसलिए जिनू आज इन दोनों लड़की के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहा है, इन दोनों को अपना फैमिली मान रहा है। अब प्रेजेंट में जिनू उन दोनों लड़की को एक करके हेयर पिन देता है। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं जिनू के पास बड़ा लड़की शाओ किंग बैठी है और जिनू के बाहर के दुनिया के बारे में कुछ बातें बताती है। कुछ महीने से उनके दुनिया के अंदर बहुत ही ज्यादा अजीब हो रही है, जैसे कि नॉर्थ ओशन के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लैक शैडो को देखा गया था जिसने एक बहुत ही बड़ा शिप को अपने अंदर निकाल लिया था। ऐसे ही इस एयरपोर्ट में एक प्लेन को कुछ कौवा के झुंड ने घेर लिया था, इसलिए पायलट प्लेन को लैंड करवाने का कोशिश किया लेकिन प्लेन लैंड नहीं किया क्योंकि उन्हीं कौवा के बीच से वो प्लेन भी गायब हो चुकी थी। साइंटिस्ट का मानना है ये सब कुछ हवा में प्रेजेंट एक सब्सटेंस के कारण से हो रहा है जिसे नॉर्थ के लोग मैजिक और साउथ के लोग माना कहता है। साउकिन ये भी बताती है उसे पहले इन सब चीज के ऊपर विश्वास नहीं थी लेकिन जब से वो अपने डैड को फिर से जिंदा देखी है तब से इन सब चीज के ऊपर उसका भी विश्वास होने लगी है। जिनू बाहर के दुनिया के बारे में इतना सब कुछ जान के बहुत ही ज्यादा हैरान था। दूसरी तरफ छोटी लड़की शाओलिन कुछ पिसनर उल्फ को मीट खिलाने के लिए जा रही थी जिन उल्फ को कुछ देर पहले फाइट के दरमियान जिनू ने पकड़ा था। वो सारे के सारे उल्फ शाओलिन को डराने का कोशिश किया मगर शाओलिन के पीछे खड़ा म्यूटेड रेड फॉक्स के आंखों को देख के उनका बहुत ज्यादा फट गई और लोग शाओलिन के हाथ से खाना को खा लेता ही। ऐसे ही जिनू ने जितना भी मॉन्स्टर को उस फाइट के दरमियान पकड़ा था उसके अंदर से एक बुल मॉन्स्टर ही जिनू के सामने सबमिट किया था और जिनू के पास सो रहा था। उसके अलावा सारे के सारे मॉन्स्टर अभी तक जिनू के प्रिजन के अंदर था। उन सारे के सारे मॉन्स्टर के अंदर से हनी बेजर जिनू को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। हनी बेजर को एक शब्द में जंगल का दूसरा राजा कहा जाता है। वो बिना सोच समझ के लायन शेर जैसा खतरनाक मॉन्स्टर से पंगा ले लेता है। तभी जिनू को याद आता है ऐसे कुछ देर पहले उसने जो फाइट किया था उस फाइट के अंदर उसे काफी सारा इवोल्यूशन पॉइंट मिला था। उन इवोल्यूशन पॉइंट को चेक करने के लिए वो अपने स्टेटस विंडो को ओपन किया लेकिन स्टेटस विंडो देख के जिनू का मुंह खुला का खुला रह गया क्योंकि उस फाइट के अंदर उसे 149 इवोल्यूशन पॉइंट मिला था और उसका लाइफ स्पैन बढ़ के 200 ईयर हो चुका था। और कुछ देर पहले जिनू ने अपने आप को फास्ट वार्डर के अंदर प्रोमोट किया था जिससे उसे 3 न्यू स्किल मिला है जिसके अंदर पहला है रीजनरेटिंग जिसके मदद से जिनू अपने आप को रीजनरेट यानी हील कर सकता है। दूसरा है डेंस फॉग, इस स्किल के मदद से वो अपने सराउंडिंग डेंस फॉग यानी कोहरा को क्रिएट कर सकता है। इस कोहरा के बीच जिनू के दुश्मन के लिए उसे ढूंढना नामुमकिन हो जाएगा। और तीसरा है हेलुसिनेशन, ये स्किल बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसके मदद से जिनू उसके दुश्मन को हेलुसिनेशन के अंदर डाल सकता है। इसके मदद से जिनू जो चाहेगा उसका दुश्मन वही देखेगा। न्यू स्किल पाके जिनू उसकी स्किल को यूज करने का सोचा।
20 इवोल्यूशन पॉइंट देके उसका डेंस फॉग और हेलुसिनेशन स्किल को एक्टिव किया। जिनु के बॉडी के अंदर से बहुत तेज कोहरा बाहर निकलने लगा और पूरे के पूरे कैनियन को घेर लिया। ये कोहरा इतना ज्यादा टेंस था, पास करा म्यूटेड रेड फॉक्स और शाओ किंग जिनु को देख नहीं पा रहा था। अब कुछ देर बाद जिनु शाओ किंग और शाओलिंग को म्यूटेड रेड फॉक्स के पीठ में बैठा के उनके घर के लिए भेज देता है और जाने से पहले उन दोनों को बता देता है उन लोगों को जिनु के बारे में बाहर किसी को भी नहीं बताना है। और शाओ किंग और शाओलिंग जिनु और मॉन्स्टर के साथ वक्त बिता के बहुत ही ज्यादा खुश थे। और वो दोनों लड़की यहाँ से जाने के बाद जिनु उसके बॉडी पार्ट और स्किल्स को लेवल अप करने लगा। 50 इवोल्यूशन पॉइंट देके उसके 50 ब्रांचेस को स्ट्रॉन्ग किया और 45 इवोल्यूशन पॉइंट देके 9 रूट को स्ट्रॉन्ग किया और वो 10 करके इवोल्यूशन पॉइंट देके उसका 2 स्किल हेलुसिनेशन और डेंस फॉग को लेवल अप किया। उसके तीसरा स्किल रीजनरेशन को लेवल अप करना चाहा, लेकिन रीजनरेशन स्किल को लेवल अप करने के लिए 50 इवोल्यूशन पॉइंट का जरूरत था, लेकिन अभी उसके पास उतना इवोल्यूशन पॉइंट नहीं था। और जिनु के रूट अपग्रेड होने के बाद इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुके थे, उसके रूट को मिट्टी के 100 मीटर तक घुसा पा रहा था, जिससे उसे मिट्टी के अंदर एक अननोन सब्सटेंस मिला, जिस सब्सटेंस को बाहर की दुनिया मैजिक या पर माना कहता है, जिसके बारे में शाओ क्वीन और शाओलिंग बात कर रही थी। और जिनु के हेलुसिनेशन स्किल लेवल अप होके अब इतना ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, उसके प्रिजन के अंदर जितना भी उल्फ मॉन्स्टर था वो लोग अपने सामने एक जाइगेंटिक मॉन्स्टर को देख रहे थे, जिन्हें देख के वो लोग बहुत ज्यादा डर रहे थे। और हेलुसिनेशन के साथ साथ उसका डेंस फॉग स्किल भी लेवल अप हो चुका था। डेंस फॉग स्किल लेवल अप होके कैनियन के अंदर 10 किलोमीटर दायरे में तहलका मचा रहा था। इससे कैनियन के मॉन्स्टर समझ चुके थे कैनियन के अंदर और एक ओवरलॉर्ड आ चुका है। अब फिर से जिनु को दिखाया जाता है। जिनु उसके पावर को बढ़ते देख के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उसके पावर के ऊपर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, वो सोच रहा था अब तुम्हारा स्नेक क्या, उससे भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर अगर उसके सामने आ जाए तब वो उसे हरा देगा। और ऐसे ही जिनु तुम्हारा स्नेक के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके पास जो फैल्कन तुम्हारा स्नेक को ढूंढने के लिए गए थे वो लोग आ जाते। वो लोग आने के बाद जिनु को इन्फॉर्म किया उन्हें तुम्हारा स्नेक कैनियन के किसी भी कोने में नहीं दिखा। ये जान के जिनु हैरान हुआ और सोचने लगा तुम्हारा स्नेक के मुंह पे उसके स्पिरिचुअल एनर्जी का स्वाद लग चुकी है, इसलिए तुम्हारा स्नेक जरूर उसे पूरा का पूरा खाने के लिए आएगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनु जिन उल्फ ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया था उनके ऊपर कोड़े बरसा रहा था। तभी उसके पास शाओ किंग और शाओलिंग आते, वो दोनों ही जिनु को ऐसा करने के लिए मना करता है। तभी शाओ किंग बिना डरे उल्फ के पिजन के अंदर घुस के उनका मलम पट्टी करने लगती है। दूसरी तरफ हनी बेजर जो जिनु के पकड़ से फ्री हो चुका था, वो शाओलिंग से कुछ छीनने के लिए लड़ रहा था, इसलिए जिनु उसे फिर से पकड़ लेता है। ऐसे ही कुछ दिनों तक शाओलिन और शाओ क्वीन लगातार जंगल के अंदर आके मॉन्स्टर के साथ वक्त बिताने लगे। इससे मॉन्स्टर और उन दोनों लड़की के नजदीकी बनने लगी थी। जिनु हैरान था क्योंकि जिन उल्फ मॉन्स्टर के ऊपर वो पहले कूड़े बरसा के टेम करने का कोशिश कर रहा था, उन्हीं उल्फ मॉन्स्टर को शाओ किंग प्यार के दम पे टेम कर चुकी थी। और जिनु ऐसे ही मॉन्स्टर और शाओ किंग और शाओलिंग के नजदीकी बढ़ते देख के बहुत ज्यादा खुश था। वो मन भी मन इन्हीं लोगों को उसका फैमिली मानने लगा था। वो सोच रहा था वो इसी फैमिली के साथ उसके पूरे जिंदगी को हंसी खुशी बिता देगा, लेकिन उनकी इस खुशी के ऊपर किसी का नजर लग चुका था। एक अनजान सी गुफा में छुप के तुम्हारा स्नेक उनके चहल पहल के ऊपर नजर रखे जा रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होके इंसानी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ किंग और शाओलिंग खुशी खुशी जंगल की तरफ जा रही थी। उन दोनों को इतना ज्यादा खुश देख के उनका ग्रैंडफादर भी खुश था। तभी ग्रैंडफादर के पास से एक लड़का कहता है, ग्रैंडफादर आपको तो पता है शाओलिन और शाओ क्वीन हर दिन जंगल के अंदर जाती है, ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है क्योंकि आजकल हमारा दुनिया बदल रहा है, जंगल के अंदर बहुत ही अजीबोगरीब मॉन्स्टर को देखा जा रहा है। भगवान ना करे शाओलिन और शाओ क्वीन के साथ जंगल के अंदर अगर कुछ अजीब हो जाए तब। ये सुन के ग्रैंडफादर थोड़ा सा टेंशन के अंदर आ जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके विलेज के बॉर्डर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओ किंग और शाओलिंग को लेने के लिए म्यूटेड रेड फॉक्स आया था। उन दोनों को लेके वो वहां से निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उनका मुलाकात होता है तुम्हारा स्नेक के साथ, जिसे देख के लग रहा था वो पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, उसका बॉडी का कलर भी चेंज हो चुकी थी। तुम्हारा स्नेक उन तीनों के ऊपर हमला कर देता है। वहाँ पर चारों तरफ खून के धब्बा दिखाया जाता है। वहाँ पर एक साउंड आती है, सिस्टर शाओलिन आप यहाँ से भाग जाइए, मुझे नहीं लगता मैं यहाँ पर जिंदा बच पाऊंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होके जिनु के फैल्कन्स को दिखाया जाता है। वो लोग बहुत ही तेज उड़ रहे थे क्योंकि उनके पीछे कुछ म्यूटेड हनी भी पड़े थे। वो सारे के सारे हनी बीस जब
जब जिनू के अटैक रेंज के अंदर आ जाता है तब जिनू उसके एक ही अटैक में उन सारे के सारे हनीबीज को मार देता है। असल में यही जिनू का प्लान था। फैल्कॉन छोटे मोटे मॉन्स्टर को उनके पीछे दौड़ा के जिनू के लोकेशन के अंदर लाता था और जिनू उसके रूट से अटैक करके उन मॉन्स्टर को मार के उसके इवोल्यूशन पॉइंट के अंदर ऐड कर लेता था। जिनू फैल्कॉन के काम से बहुत ही खुश था, इसीलिए उन सारे के सारे फैल्कॉन्स को उसका ट्री एसेंस पिलाता है। तभी जिनू के पास नोटिफिकेशन आई और उससे पूछा गया उसके सारे के सारे रूट अभी लेवल 1 में, क्या उसके एक रूट को लेवल 2 में प्रमोट करना चाहेगा। एक रूट को प्रमोट करने के लिए उसे 100 इवोल्यूशन पॉइंट का जरूरत है। ये अमाउंट जिनू को बहुत ही ज्यादा लगा, मगर स्ट्रांग होने के चाहत में उसके एक रूट को लेवल 2 में प्रमोट कर दिया, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द का सामना करना पड़ा। लेकिन सक्सेसफुली उसका एक रूट लेवल 2 में प्रमोट हो गया और लेवल 2 में प्रमोट होने से उसका रूट बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा था, बिल्कुल एक सेंटीपीड जैसा बन चुका था। उसके कैद में जितना भी मॉन्स्टर था उसके उस रूट को देख के बहुत ज्यादा डर रहा था। तभी जिनू उसके नया रूट के पावर को थोड़ा सा टेस्ट करने का सोचा, इसीलिए उसके उस रूट को जंगल के 1 माइल दायरे के अंदर छोड़ दिया, जिससे रूट 1 माइल दायरे के अंदर तहलका मचाने लगा। उस 1 माइल दायरे के अंदर जितना भी मॉन्स्टर था सारे के सारे मॉन्स्टर को उसके रूट एक ही अटैक में खत्म कर दिया, जिससे जिनू को बहुत सारा इवोल्यूशन पॉइंट मिला। जिनू बैठे बैठे इतना ज्यादा इवोल्यूशन पॉइंट कमा के बहुत ही ज्यादा खुश था। तभी जिनू को और एक बात मालूम चलता है, उसके रूट के पास और एक एबिलिटी है, वो जितना भी मॉन्स्टर को मारेगा उनके बॉडी के एनर्जी को डायरेक्ट उसके रूट के थ्रू एब्सॉर्ब कर सकता है। ऐसे ही कुछ देर बीत जाता है, वक्त लगभग शाम का था। जिनू बहुत ही ज्यादा टेंशन कर रहा था क्योंकि शाम होने का वक्त हो चुका था, लेकिन अभी तक म्यूटेड रेड फॉक्स शाओकिंग और शाओलिंग को लेके उसके पास नहीं आया था। इसी बारे में जिनू जब फैल्कॉन से पूछताछ कर ही रहा था तभी उसके पास म्यूटेड रेड फॉक्स आता है, जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब था। जिनू म्यूटेड रेड फॉक्स को घायल देके जल्दी जल्दी उसका ट्री एसेंस देके म्यूटेड रेड फॉक्स को हील करता है और म्यूटेड रेड फॉक्स जिनू को बता देता है कैसे वो जब दोनों सिस्टर को लेके जिनू के पास आ ही रहा था तभी उसके ऊपर तुमाओ स्नेक ने अटैक कर दिया था। इस बारे में जान के जिनू बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। दूसरी तरफ हम तुमाओ स्नेक के मुंह पे शाओकिंग के बॉडी देखते। शाओकिंग के बॉडी को उछाल के बस निकालने आलाई था, तभी उसके ऊपर बहुत ही दूर से जिनू उसके उसी ब्लैक रूट से हमला करता है, जिससे तुमाओ स्नेक शाओकिंग के बॉडी को खा नहीं पाया और थोड़ा दूर तक फेंका गया। तभी जिनू शाओकिंग के बॉडी को पकड़ के उसके पास लाया। तुमाओ स्नेक जिनू के ऐसा पावर देख के समझ गया अब उसका और जिनू का कोई भी मैच नहीं है। अगर वो यहाँ पर रह के फाइट करने का कोशिश करता है तब उसे यहाँ पर मरना पड़ेगा। ये समझ के तुमाओ स्नेक वहां से भाग गया। इसके बाद शिनशिप्टो के जिनू को दिखाया जाता है, उसके सामने शाओकिंग की बॉडी थी। शाओकिंग बिल्कुल भी सांस नहीं ले रही थी, इसलिए जिनू इवोल्यूशन पॉइंट और ट्री एशन दे दे के शाओकिंग को हिल करने का कोशिश कर रहा था, लेकिन इतना सब के बाद भी शाओकिंग के हालत में कोई भी सुधार नहीं आता है। और शाओकिंग और शाओलिन ने इतना दिन से मॉन्स्टर के साथ रह के उनके साथ जो गहरा अटैचमेंट बनाया था, उसके कारण से जो मॉन्स्टर पहले इंसान से नफरत करते थे वही मॉन्स्टर शाओकिन के ऐसा हालत देख के बहुत ही ज्यादा उदास थे। कोई कोई तो ऐसा भी था जो रो रहा था। इसके बाद शिनशिप्टो के गांव के अंदर शाओलिन को दिखाया जाता है। उसे गांव के लोगों ने रेस्क्यू कर लिया था, लेकिन उसका हालत भी सही नहीं थी। स्नेक के पॉइजन के कारण से वो कोमा के अंदर थी। तभी शाओकिंग और शाओलिन के दादाजी डॉक्टर से पूछता है, डॉक्टर मेरा पोती ठीक तो हो जाएगी। इस पे डॉक्टर बताता है शायद से तुम्हारा पोती ठीक हो जाए, लेकिन स्नेक के जहर के कारण से वो चल फिर नहीं पाएगी। तभी उस रूम के अंदर गांव के और भी कुछ लोग घुसते, जिन्हें देख के दादाजी उनसे पूछता है, तुम लोग मेरे बड़ा पोती शाओकिंग को ढूंढ के लाए हो। इसके जवाब में वो लोग बताते उन्हें शाओकिंग के बॉडी कहीं पर भी नहीं मिला, शायद से शाओकिंग को किसी बड़े बिस्ट ने खा लिया होगा। और हम देखते इस रूम के बाहर से जिनू के एक फैल्कॉन ये सब कुछ होते हुए देख रहा था। इसके बाद शिनशिप्टो के जिनू को दिखाया जाता है। जिनू अभी तक उसके इवोल्यूशन पॉइंट के मदद से शाओकिंग को हिल करने का कोशिश कर रहा था। ऐसे हिल करते करते जिनू का सारा इवोल्यूशन पॉइंट खत्म हो जाता है और उसे पता चलता है शाओकिंग और जिंदा नहीं है, वो मर चुकी
रुकिए। तभी जिनू के पास उसका फैल्कॉन आया और उसे इन्फॉर्म किया शाओलिंग को उसके गांव के लोगों ने रेस्क्यू कर लिया है, लेकिन उसका हालत भी सही नहीं है। इस बारे में जान के जिनू के साथ साथ सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। हर कोई बस तुमाओ स्नेक से बदला चाहता है, हर कोई बदले के आंख में जल रहा था। इसके बाद शिनशिप्टो के एक रिसर्च स्पेसिबिलिटी का सीन दिखाया जाता है। उस रिसर्च स्पेसिबिलिटी के अंदर एक डॉक्टर उसके रिसर्च फेलो को बता रहा था आजकल हमारे दुनिया के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग और अजीब मॉन्स्टर अपियर हो रहा है। अगर किसी भी मॉन्स्टर का पावर लेवल 1000 है तो अकेला ही एक मिलिट्री बटालियन को हरा सकता है। 5000 पावर लेवल वाला मॉन्स्टर एक सिटी को अकेला ही बर्बाद कर सकता है। ये सारे के सारे चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वो इस बारे में बात कर ही रहा था तभी उसके कंप्यूटर में वार्निंग मैसेज आने लगती है क्योंकि एक 18000 पावर लेवल वाला मॉन्स्टर को डिटेक्ट किया गया था। ये देख के वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा घबरा गया और डरते हुए कहा एक 18000 पावर लेवल वाला मॉन्स्टर, ये तो हमारे पूरे के पूरे दुनिया को बर्बाद कर देगा। इसके बाद शिनशिप्टो के तुमाओ स्नेक के साथ जिनू के सारे मॉन्स्टर के फाइट को दिखाया जाता है, जहाँ पर तुमाओ स्नेक उसके एक ही अटैक में एक लेवल 3 के क्रेन को हरा देता है। तभी उसे लेवल 2 का बेल आके टक्कर मारा, लेकिन तुमाओ स्नेक का स्किन इतना ज्यादा हार्ड था उस बेल का सिंग ही टूट जाता है। तभी हनी बेजर तुमाओ स्नेक के बॉडी के ऊपर चढ़ने लगा और उसके तेज धार नाखूनों से लगातार तुमाओ स्नेक को खरोचे जा रहा था। वो सोच रहा था वो जिस साओ किंग को अपना बहन मानता था, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता था, उसी बहन को इसी तुमाओ स्नेक ने घायल किया है। मगर तुमाओ स्नेक का पावर हनी बेजर से कहीं गुना ज्यादा था, इसीलिए तुमाओ स्नेक उसके एक ही अटैक में हनी बेजर को खुद से दूर करता है। इसके बाद तुमाओ स्नेक के ऊपर उल्फ के झुंड हमला करने लगा। उल्फ के झुंड तुमाओ स्नेक के कमजोर हिस्सा जैसे कि पेट और आंख में काटे जा रहा था, लेकिन तुमाओ स्नेक के पावर के सामने वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। बहुत ही जल्दी उल्फ का झुंड भी हार गया। तभी तुमाओ स्नेक उसके सामने म्यूटेड रेड फॉक्स को देखता है, जिसे देख के बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि कुछ देर पहले ही वो म्यूटेड रेड फॉक्स को घायल कर दिया था, लेकिन अभी म्यूटेड रेड फॉक्स उसके सामने सही सलामत खड़ा है। बस सही सलामत ही नहीं, म्यूटेड रेड फॉक्स का पावर पहले से ज्यादा बढ़ चुका है। और दोस्तों अगर आपको याद नहीं है तो मैं बता देता हूँ, असल में जिन्हू ने म्यूटेड रेड फॉक्स को हिल कर दिया था। तभी तुमाओ स्नेक फिर से सोचता है अगर वो म्यूटेड रेड फॉक्स को इस जगह से जिंदा जाने देता है तब अगली बार म्यूटेड रेड फॉक्स उसके लिए एक बहुत ही बड़ा थ्रेट बन जाएगा। ये सोच के स्नेक फॉक्स के ऊपर हमला कर दिया। फॉक्स स्नेक के हर एक अटैक को बहुत ही आसानी से डिफेंड कर रहा था और उसके ऊपर हमला भी कर रहा था। तभी तुमाओ स्नेक अचानक से म्यूटेड रेड फॉक्स को उसके दांत से पकड़ के घायल कर देता है और वो बस म्यूटेड रेड फॉक्स को मारने आला ही था। तभी फाइट के अंदर एंट्री होता है फैल्कॉन्स की। फैल्कॉन्स आने के बाद ही बुलेट शावर नाम के उनके एक अटैक को करता है। इस अटैक के स्टार्टिंग में चारों तरफ बहुत ही ज्यादा तेज हवा चलने लगती है, जैसे इस अटैक का नाम, और से ही फैल्कॉन बुलेट की स्पीड में तुमाओ स्नेक की तरफ बढ़ जाता है और तुमाओ स्नेक के बॉडी को चीरते हुए दूसरे तरफ से बाहर निकल जाता है। इस अटैक को करने से फैल्कॉन को एक बहुत ही बड़ा अमाउंट पे करना पड़ा। इस अटैक पावर को उनका बॉडी संभाल नहीं पाया, उनके बॉडी के हर एक हड्डी पसली टूट चुकी थी। अब कुछ देर बाद हम देखते हैं जंग के मैदान के अंदर सारे के सारे मॉन्स्टर घायल पड़े हैं। उन मॉन्स्टर के अंदर से सबसे पहले जो मॉन्स्टर अपने आप को रिकवर करता है वो है तुमाओ स्नेक। तुमाओ स्नेक उठने के बाद ही सबसे पहले हमला करता है म्यूटेड रेड फॉक्स के ऊपर, लेकिन तभी उसके अटैक को कोई रोक लेता है। ये असल में और कोई नहीं, हमारा जिनू था। अब फाइनली इस फाइट के अंदर हमारे जिनू का एंट्री हो चुका है। अगर आप सोच रहे हो जिनू इतना देर से कहाँ था, तो ये फाइट जिनू के टेरिटरी के बाहर हो रहा था और जिनू एक पेड़ है जिसे यहाँ तक आने में थोड़ा सा वक्त लग गया और जिनू यहाँ पर आके अपने फैमिली मेंबर को इतना ज्यादा घायल देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया। जिनू को इतना ज्यादा गुस्से के अंदर देख के तुमाओ स्नेक बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी जिनू उसके रूट को एक पंच जैसा बनाता है और एक ही पंच में तुमाओ स्नेक को मार देता है, जिससे उसे 90 इवोल्यूशन पॉइंट मिलता है। लेकिन जिनहू तुमाओ स्नेक की इतना आसान मौत से खुश नहीं था। वो लगातार तुमाओ स्नेक को पंच करते जाता है और कहता है बास्टर उठो,
तुमसे मुझे बदला लेना है। तुमने मेरे फैमिली को तोड़ के रख दिया है। मुझे तुमसे बदला लेना है, उठो बास्टर्ड। ऐसे ही कहते हुए लगातार तुम्हारे स्नेक को पंच करते करते उसके बॉडी को फुल बर्बाद कर चुका था। इसके बाद जाके जिन्हों थोड़ा सा शांत हुआ और फूट फूट के रोने लगा। उसे ये बात भली भांति मालूम है, इस जंगल के अंदर जो पावरफुल है वही सरवाइव करता है, कमजोर पावरफुल का खाना बन जाता है। लेकिन जिन्हों उसके कमजोर फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था, उनके साथ वो खुशी से वक्त बिताना चाहता था। ये सब बात सोच के जिन्हों फूट फूट के रो रहा था। उसके साथ साथ सारे के सारे मॉन्स्टर भी रो रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इंसानी गांव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शाओकिंग के दादाजी को शाओकिंग का बॉडी मिल जाता है। असल में म्यूटेड फॉक्स शाओकिंग के बॉडी गांव के अंदर लेके आया था। इसके बाद सीन शिफ्ट होके यूजिन को दिखाया जाता है। यूजिन उस फाइट में घायल सारे के सारे मॉन्स्टर को ट्री एसेंस पिलाता है। ट्री एसेंस पी के सारे मॉन्स्टर हिल तो हो जाता है, उसके साथ साथ कोई एक और कोई दो करके अपने लेवल को अप कर लेता है। मगर ट्री एसेंस पी के कुछ ही मॉन्स्टर का ज्यादा फायदा हुआ था। जैसे कि वाइल्ड काउ ने अपने लेवल को 2 से 3 में लेके गया था। उसका लेवल 3 में जाने के बाद ही उसके बॉडी के अंदर 3 न्यू एबिलिटी जग चुका था और वाइल्ड फॉक्स के झुंड ने अपने बॉडी के अंदर विंड पावर को जगा लिया था। जिन्हों सोचता है सारे के सारे मॉन्स्टर उसके अंडर रह के बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन वो किसी के भी फ्रीडम को छीनना नहीं चाहता है, इसलिए सारे के सारे मॉन्स्टर को फ्री कर देता है। लेकिन कोई भी जिन्हों को छोड़ के जाना नहीं चाहा, सब जिन्हों के सामने सबमिट कर दिया और जिन्हों को फॉलो करने का सोचा। ये देख के जिन्हों बहुत ज्यादा खुश हो गया और उन सब को उसके फैमिली के अंदर ऐड कर लिया। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं जिन्हों पहले से ज्यादा सावधान हो चुका है। उसके टेरिटरी को सेफ रखने के लिए उसके सारे के सारे मॉन्स्टर को कुछ ना कुछ काम पे लगा के रखा है। जैसे कि फैल्कॉन्स आसमान से और म्यूटेड फॉक्स का झुंड जमीन से हर वक्त जिन्हों के टेरिटरी के अंदर नजर रखा करता है, जिससे अगर उसके टेरिटरी के अंदर कोई भी दुश्मन घुस जाता है तो जिन्हों को सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिल जाए। और ऐसे ही सारे के सारे मॉन्स्टर अपने टेरिटरी को सेफ रखने के लिए कुछ ना कुछ काम कर ही रहा था। इन सब के ऊपर गार्डियन बन के ऊपर से म्यूटेड रेड फॉक्स नजर रखे जा रहा था। लेकिन इन सब के अंदर से एक आलसी मॉन्स्टर गायब था। वो और कोई नहीं, हनी बेसर, जो एक जगह में सो रहा था। तभी जिन्हों उसे पकड़ लेता है और उसे डांटने लगता है, अगर तू ऐसे ही आलसी बना रहेगा तो मैं तुझे मेरे फैमिली से निकाल दूंगा, तब तुझे समझ आएगा आलसी बनने का क्या फल होता है। तभी अचानक से जिन्हों के तरफ एक येलो कलर का रोशनी बढ़ने लगती है। जिन्हों को समझ में नहीं आता ये चीज क्या है। उस अजीब सी रोशनी के अंदर शाओ क्वीन की सोल थी। वो सोल आके जिन्हों के रूट के अंदर समा जाती है। तभी जिन्हों के पास नोटिफिकेशन आती है और उसे बताया जाता है स्पेशल एबिलिटी नरेश सोल। इसी स्किल के कारण से शाओ क्वीन के सोल जिन्हों के पास आई थी और शाओ क्वीन के सोल के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज थी, जैसे कि उसके ऊपर कोई भी फिजिकल अटैक काम नहीं करेगा और वो टेलीकिनेटिक्स के पावर को यूज कर सकती है। तभी शाओ क्वीन उसका आंख खोलती है। वो आंख खोलने के बाद बहुत ही ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसे उसके पास के कोई भी बात याद नहीं थी। शाओ क्वीन पहला क्वेश्चन करती है, मैं कौन हूँ और मैं इस जगह में क्या कर रही हूँ। शाओ क्वीन को इतना हैरान देख के जिन्हों से बताता है, तुम्हारा नाम शाओ क्वीन है और तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। और हम देखते जिन्हों ने हनी बेजर को उसके रूट से पकड़ के रखा था। हनी बेजर शाओ क्वीन के सोल को देख नहीं पा रहा था, इसीलिए वो जिन्हों के मुंह से इतना अच्छा अच्छा बात सुन के सोच रहा था जिन्हों उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, वो जिन्हों के लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। तभी अचानक से शाओकिंग का सिर दर्द करने लगती है और वो धीरे धीरे शाओलिंग के बॉडी के साथ जुड़ने लगती है। हमें बताया जाता है शाओकिंग और शाओलिंग दोनों ट्विन सिस्टर थे, इसलिए जन्म से ही उन दोनों के अंदर एक कनेक्शन थी। और पहली बार टेलीपैथी यूज करके शाओकिंग बहुत ही थक जाती है। जिन्हों शाओकिंग के सोल को स्टेबल करने के लिए अपने लाइफ एसेंस उससे पिलाती है। लाइफ एसेंस को एब्सॉर्ब करके शाओकिंग बहुत ही जल्दी इवॉल्व हो जाती है। उसका पावर अब पहले से कई गुना बढ़ जाती है। अब शाओकिंग के पावर इतना ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो खुद के साथ साथ जिन्हों को भी टेलीपैथी यूज करके शाओलिंग के रूम दिखा पा रही थी और टेलीपैथी के पावर यूज करके वो शाओलिंग के बॉडी को पोजेस कर पा रही थी। शाओलिंग के बॉडी यूज करके उसके हाथ थोड़ा सा हिलाती है, मगर शाओकिंग यहाँ पर खुद के पावर को कुछ ज्यादा ही यूज कर ली थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। जिन्हों शाओकिंग के ऐसा पावर देख के हैरान होता है और सोचता है शाओकिंग बहुत ही जल्दी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगी और बहुत देर के लिए वो शाओलिंग के बॉडी को पोजेस भी कर पाएगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होके मिस्टी माउंटेन के कैनियन के ऊपर एक सोल्जर्स के बटालियन को दिखाया जाता है।
सोल्जर्स के बटालियन मिस्टी माउंटेन के ऊपर रिसर्च करने के लिए आए थे, मिस्टी माउंटेन के राज खोलने के लिए आए थे। उन सोल्जर्स के अंदर से 2 आदमी के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। उनमें से एक का नाम डेविड था। डेविड इस पूरे के पूरे सोल्जर बटालियन का लीडर है और एक बहुत ही कमाल का साइंटिस्ट भी है। और दूसरा पर्सन का नाम यान है। यान एक फर्स्ट जनरेशन का बहुत ही पावरफुल सुपर ह्यूमन है। सुपर ह्यूमन के बारे में हमें कहानी में पहली बार बताया जाता है। सुपर ह्यूमन उन्हें कहा जाता है जो अपने पावर को अवेकन करते हैं। और यान मिस्टी माउंटेन के कैनियन को देखते हुए बताता है कैनियन के अंदर बहुत ही ज्यादा कोहरा है और बहुत ही जल्दी शाम भी होने वाला है। अंधेरा होने के बाद कैनियन बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। ये बात कहने के बाद सैटेलाइट के मदद से वो पता लगाता है पास में गांव है और सबसे कहता है हम सबको अभी रेस्ट लेने के लिए पास में गांव है उसके अंदर जाना चाहिए। सबको ये डिसीजन अच्छा लगता है और सब लोग गांव के लिए निकल पड़ता है। लेकिन गांव में जाने का रास्ता बहुत ही ज्यादा पतला था जहां से उनका मिलिट्री कार नहीं गुजर पाएगा। इसीलिए सब लोग कार से उतरता है और पैदल ही गांव जाने का डिसीजन लेता है। इसके बाद शिनशिप्टो के जिनु और शाओकिंग को दिखाया जाता है। शाओकिंग का पावर पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी थी। वो अभी इतना पावरफुल हो चुकी थी एक लकड़ी को उसके टेलीपैथी के पावर से उठाने में सक्षम थी। तभी जिनु सोचता है शाओकिंग का सोल उसके पास है लेकिन शाओलिंग का सोल अभी तक उसके पास नहीं आई है। इसका मतलब शाओलिंग इस दुनिया में कहीं ना कहीं अभी तक जिंदा है और उसे और एक टेंशन सता रहा था। गांव के लोग जरूर शाओकिंग के मौत के बारे में जंगल के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आएंगे। अगर वो लोग उसे ढूंढ लेता है तो उसके पास उन्हें मारने के अलावा कोई भी और रास्ता नहीं बचेगा। तभी जिनु को एक आइडिया आता है। उसके डेंस फॉग स्किल को लेवल अप करके और भी ज्यादा डेंस और भी ज्यादा दायरे के अंदर फैला देता है जिससे गांव के लोगों के लिए उसे ढूंढ पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तभी जिनु को फील होता है उसके टेरिटरी के अंदर इंसान घुस चुका है। इंसान एक दो नहीं बहुत सारे। इसके बाद शिनशिप्टो के फिर से सोल्जर्स के बटालियन को दिखाया जाता है। वो लोग गांव के बहुत ही ज्यादा नजदीक थे। तभी उन्हें गांव के अंदर से इंसानों के चीखने का साउंड आता है। साउंड सुन के सुपर ह्यूमन यान कहता है मैं पहले जाके चेक करता हूँ असल में साउंड किस चीज का है और सबको सावधानी से गांव के तरफ आने के लिए कहता है। एक कहने के बाद बहुत ही स्पीड में उस गांव के तरफ निकल जाता है। इसके बाद शिनशिप्टो के शाओकिंग को दिखाया जाता है। शाओकिंग के टेलीपैथी के पावर अब इतना ज्यादा बढ़ चुकी थी वो शाओलिंग के दिमाग के अंदर के सारे मेमोरी के अंदर एग्जिट कर पा रही थी जिससे उसे उसके पास्ट के सारे मेमोरी याद आ जाती है। इसके बाद शिनशिप्टो के शाओलिंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। शाओलिंग के रूम के अंदर शाओलिंग के बॉडी के सामने वही अवेकनर यान खड़ा था। यान सोच रहा था उसे जो साउंड आया था उसी साउंड को फॉलो करते करते उस जगह में आ चुका है। मगर यहाँ पर आके इस लड़की को देख के उसे सबसे ज्यादा हैरानी हो रहा है क्योंकि ये लड़की कुछ कारण से अवेकेंट हो चुकी है। इसके बॉडी से जिस हिसाब से मैसिव फायर एनर्जी बाहर आ रही है उस हिसाब से ये लड़की फर्स्ट जनरेशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती है। और यान को लगा अगर इस जगह में कुछ भी नहीं किया तो इतना अच्छा टैलेंट बर्बाद हो जाएगा। ये सोच के उसके पास से एक हेल्थ पोशन निकाला और शाओलिंग को उस हेल्थ पोशन को पिला देता है जिससे शाओलिंग के बॉडी से बहुत तेज एनर्जी बाहर निकलने लगी। दूसरी तरफ शाओकिंग को दिखाया जाता है। उसे मालूम चल जाती है शाओलिंग के बॉडी के साथ कुछ अजीब है। इसी वजह से वो शाओलिंग के बॉडी कंट्रोल करने का कोशिश करती है और यान ने शाओलिंग को जो दवाई दिया था उससे शाओलिंग का फुल बॉडी हील हो चुकी थी। इसलिए शाओकिंग शाओलिंग के बॉडी को कंट्रोल करके बैठ जाती है। शाओलिंग को बैठते देख के गांव के सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और यान को बहुत ही ज्यादा बधाई और शुक्रिया कहने लगता है। मगर यान शाओलिंग को इतना जल्दी हील होते देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था क्योंकि हेल्थ पोशन पिलाने के बाद यूजुअली एक इंसान को हील होने में 1 से 2 दिन का वक्त लगता है लेकिन शाओलिन हेल्थ पोशन पीने के बाद तुरंत ही हील हो चुकी है। इससे यान को समझ में आता शाओलिन का टैलेंट बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। इसके बाद शिनशिप्टो के जिनु को दिखाया जाता है। जिनु शाओकिंग से कहता है शाओकिंग तुम्हें पता लगाना पड़ेगा किस वजह से मिलिट्री हमारे इस जगह में इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। इस पे शाओकिंग भी हाँ भरती है। अब फिर से गाँव का सीन दिखाया जाता है। गाँव के अंदर शाओलिंग के ठीक होने की खुशी में पार्टी चल रही थी। पार्टी के अंदर हर कोई मजा मस्ती कर रहा था। उसी बीच शाओकिंग सुपर ह्यूमन यान से पूछती है ऐसे आप लोग पर मिलिट्री हमारे इतना ज्यादा बिछड़े हुए गांव के अंदर क्या इन्वेस्टिगेट करने के लिए आया है। इस पे यान बताता है मिलिट्री को स्पिरिचुअल डिटेक्ट सैटेलाइट के मदद से मालूम चला है इस एरिया के अंदर एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट है। ये सुन के जिनु बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचने लगता है इसका मतलब क्या इंसानों को उसका लोकेशन मालूम चल चुका है कि अब इंसान आके उसे मार देगा। जिनु इस बारे में
सोच ही रहा था तभी सुपर ह्यूमन इयान फिर से कहता है, असल में सैटेलाइट के मदद से हम लोग एक ऐसा एरिया को फाइंड कर सकते हैं जिसके अंदर पावरफुल मॉन्स्टर है, मगर पावरफुल मॉन्स्टर के एग्जैक्ट लोकेशन हम ढूंढ नहीं सकते। ये सुन के जिन्नू के जान में थोड़ा सा जान आता है, मगर उसे ये टेंशन सता रहा था। अगर मिलिट्री इस जगह में आ चुका है तो बहुत ही जल्दी मिलिट्री उसे ढूंढते हुए मिस्टी माउंटेन के अंदर आएगा, मगर वो किसी को भी उसके टेरिटरी के अंदर टॉलरेट नहीं करेगा। अगर मिलिट्री उसके टेरिटरी के अंदर आता है तब वो उन सबको मार देगा। इसके बाद शिनशिप्टो के अगले सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब वह सारे के सारे मिलिट्री गांव छोड़ के मिस्टी माउंटेन के अंदर इन्वेस्टिगेट करने के लिए जा रहा था। तभी सुपर ह्यूमन इयान दादाजी से कहता है, दादाजी आपका पोती शाओलिंग बहुत ही टैलेंटेड है, अगर आप मुझे अनुमति दे तो मैं उसे सुपर ह्यूमन इंस्टीट्यूशन के अंदर इनरोल करवा सकता हूँ, जिससे उसका फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ब्राइट हो जाएगी। दादाजी शाओलिंग के फ्यूचर के बारे में चिंता करके इयान को अनुमति दे देता है। इसके बाद शिनशिप्टो के मिस्टी माउंटेन के डेंस कोहरा से भरा जंगल का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर मिलिट्री 2 घंटे से भटक रहा था। वो लोग बार बार पेड़ में मार्क करके उनका रास्ता ठीक करने का कोशिश कर रहे थे, मगर फिर भी उन्हें बार बार एक ही जगह में घूमना पड़ रहा था। तभी जंगल के अंदर से, कोहरे के अंदर से उल्फ का साउंड आती है। उल्फ का साउंड सुन के सारे के सारे सोल्जर डरने लगा। सोल्जर्स को इतना ज्यादा डरते देख के बटालियन का लीडर डेविड सारे के सारे सोल्जर को शांत होने के लिए कहा और उनसे बताया, अगर इतना ज्यादा कोहरे के अंदर से हमारे ऊपर उल्फ हमला करता है तो ये चीज बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा, इसीलिए सब लोग अपने अपने वेपन को ठीक कर लो। तभी कोहरे के अंदर से एक उल्फ मॉन्स्टर बाहर आया और डेविड को अपने मुंह से पकड़ के चबाने लगा। सारे के सारे सोल्जर अपने बटालियन लीडर को उल्फ मॉन्स्टर के मुंह पे देख के घबरा गया और उल्फ के तरफ फायरिंग करने लगा, लेकिन उल्फ का चमड़ा इतना ज्यादा सख्त थी, बुलेट उल्फ के बॉडी में लग के रिफ्लेक्ट होकर सोल्जर्स को घायल करे जा रहा था। तभी यान उसके सुपर ह्यूमन एबिलिटी यूज करके उस उल्फ मॉन्स्टर को किक करता है। यान के किक के पावर इतना ज्यादा था, उस उल्फ मॉन्स्टर के मुंह से डेविड फ्री हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के यान डेविड को उस उल्फ मॉन्स्टर से दूर करने का कोशिश किया, लेकिन उल्फ मॉन्स्टर उतना भी ज्यादा घायल नहीं हुआ था कि वो हार मान ले। उल्फ मॉन्स्टर पलट के यान के पेट में एक पंजा मारता है, इससे यान बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। दूसरी तरफ बाकी सोल्जर के सामने हनी बेजर था। हनी बेजर को देख के सारे सोल्जर हनी बेजर की तरफ बुलेट शूट करने का कोशिश किया, लेकिन हनी बेजर का स्पीड बहुत ही ज्यादा था। हनी बेजर बहुत ही स्पीड में सारे के सारे सोल्जर को घायल कर दिया और सिचुएशन ऐसा बदतर होते देख के टीम लीडर डेविड बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसके सारे के सारे सोल्जर को आर्मर क्रशिंग बुलेट शूट करने का ऑर्डर दे देता है। ऑर्डर पाके एक सोल्जर हनी बेजर की तरफ आर्मर क्रशिंग बुलेट शूट करता है, जिससे वहां पर एक बहुत ही तेज धमाका होती है। धुआं हटने के बाद हमें दिखाया जाता है हनी बेजर को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने 4 उल्फ आ चुका था। एक साथ इतना सारे उल्फ को देख के सारे के सारे सोल्जर डर रहा था। इसके बाद शिनशिप्टो के जिन्हू को दिखाया जाता है। जिन्हू उसके टेरिटरी के अंदर सोल्जर्स घुसने से बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा करते हुए कहता है, मैं इच्छा करके तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, तुम लोग ही मेरे टेरिटरी के अंदर घुसे हो, इसीलिए मैं बस तुम्हें सजा दे रहा हूँ। इसके बाद शिनशिप्टो के फिर से बैटल जोन का सीन दिखाया जाता है। बैटल जोन के अंदर अब म्यूटेड रेड फॉक्स भी आ चुका था। सारे के सारे सोल्जर मिस्टी माउंटेन के डेंस फॉक और मिस्टी माउंटेन के मॉन्स्टर के इतना अच्छा टीम वर्क देख के बहुत ही ज्यादा डर रहा था। तभी यान सारे के सारे सोल्जर को फाइट करने के लिए मना करता है। उन सबसे कहता है, इस जगह में हम लोग इतना ज्यादा घायल है, इस फाइट को जरूर हम लोग हार जाएंगे, इसीलिए हमें इस फाइट को रोक के यहाँ से भागना पड़ेगा अगर हमें जिंदा रहना है तो। अब यहाँ से कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सारे के सारे सोल्जर मिस्टी माउंटेन छोड़ के जा रहा था। उन सोल्जर्स के अंदर से बहुत से सोल्जर मर चुका था। यान इस सब से बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो गुस्सा करते हुए सोच रहा था, अगर वो हनी बेजर उस फाइट के अंदर नहीं उतरता तो वो लोग कभी भी उस फाइट को नहीं हारते, लेकिन उस हनी बेजर को फाइट के अंदर 2 आर्मर क्रैशिंग बुलेट लगाए। इसके बाद उसका जिंदा रहने का कोई भी सवाल नहीं उठता है। इसके बाद शिनशिप्टो के जिन्हू को दिखाया जाता है। जिन्हू सोच रहा था वो सारे के सारे सोल्जर को इसीलिए नहीं मारा, अगर वो सारे के सारे सोल्जर को मार देता तो गवर्नमेंट का ध्यान उसके मिस्टी माउंटेन के ऊपर आ जाता, तो ये चीज उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता। तभी जिन्हू देखता है
उसके पास शाओकिंग आई है। शाओकिंग को देख के जिनू उससे पूछता है, शाओकिंग तुम इस वक्त इस जगह में क्या कर रही हो? इस जवाब में शाओकिंग बताती है, मैं कुछ देर पहले सोल्जर्स के साथ मिस्टी माउंटेन छोड़ के एकेडमी के लिए निकल पड़ी थी, लेकिन सोल्जर्स के साथ मुझे बहुत ही ज्यादा बोरियत फील हो रही थी, इसीलिए मैं शाओलिंग के बॉडी को छोड़ के इस जगह में आ चुकी हूँ। अब यहाँ से कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शाओकिंग कार में बैठ के सोल्जर्स के साथ एकेडमी के लिए निकल पड़ी थी। सारे के सारे सोल्जर कार के अंदर शाओकिंग जितना खूबसूरत लड़की को देख के शर्मा रहा था, लेकिन शाओकिंग सोल्जर्स के साथ रहने से बहुत ही ज्यादा बोर हो रही थी, इसीलिए शाओलिंग के बॉडी के कंट्रोल को छोड़ देती है, जिस कारण से अचानक से शाओलिंग कार के अंदर सो जाती है। शाओलिंग को इतना अचानक से सोते देख के सोल्जर्स के बीच शाओलिंग स्लीपिंग ब्यूटी के नाम से फेमस हो जाती है। अब फिर से सीन शिफ्ट होके जिनू और शाओकिंग को दिखाया जाता है, वो दोनों अपने अंदर बात कर रहे थे। तभी उनके पास घायल फॉक्स का झुंड उनके साथ हनी बेजर को लेके आया। हनी बेजर का हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। हनी बेजर का हालत इतना ज्यादा खराब है, अगर इस जगह में जिनू उसके बॉडी में ट्री एसेंस देने का कोशिश करता है तब हनी बेजर उसी पल ही मर जाएगा। ये चीज समझ के जिनू पास के लेक से पत्थर उठा के नाला काट के उसके सामने एक छोटा सा पॉन्ड टाइप का बनाता है और उसी पॉन्ड के अंदर कुछ बूंद ट्री एसेंस डालता है, जिससे एक ट्री एसेंस का छोटा सा पॉन्ड बन जाता है। उस पॉन्ड के अंदर घायल मॉन्स्टर नहा के अपने इंजरीज को हील कर पाएगा। जिन्हों जल्दी से सारे के सारे मॉन्स्टर को हनी बेजर की बॉडी उसी पूल के अंदर डालने के लिए कहता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशन का सीन दिखाया जाता है, जिसके अंदर एक हाई रैंक के ऑफिसर यानी डायरेक्टर के सामने यान खड़ा था। डायरेक्टर यान के हालात देख के उससे कहता है, तो इस बार तुम्हारा फाइट जरूर एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट के साथ हुआ था, तो यान तुम्हें क्या लगता है मिस्टी माउंटेन कितना खतरनाक है? जवाब में यान बताता है, मिस्टी माउंटेन के अंदर म्यूटेड बीस्ट तो है, लेकिन म्यूटेड बीस्ट उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है। यान का ऐसा जवाब सुन के डायरेक्टर मिस्टी माउंटेन को येलो जोन बना देता है। तभी यान डायरेक्टर को बाय कह के वहां से जा ही रहा था। पीछे से डायरेक्टर बुलाता और कहता है, यान मैंने सुना है तुम तुम्हारे साथ एक बहुत ही टैलेंटेड लड़की को लाए हो। इसके जवाब में यान फिर से कहता है, असल में मैं जिस लड़की को मेरे साथ लाया हूँ उस लड़की का टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, वो फर्स्ट जनरेशन का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बन सकती है। ये कह के यान वहां से चला जाता है। अब हमें जोन्स के बारे में क्लियर किया जाता है। पहला आता है ग्रीन जोन, जहाँ पर इंसान रहते। दूसरा है येलो जोन, जहाँ पर इंसानों को थोड़ा सा सावधानी बरतना पड़ता है। तीसरा है रेड जोन। रेड जोन के अंदर इंसान के लिए सर्वाइव कर पाना इम्पॉसिबल है, जैसे कि बर्मुडा ट्रायंगल, जहाँ से कोई भी शिप अभी तक वापस नहीं आई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके म्यूटेड फॉक्स और हनी बेजर को फाइट करते दिखाया जाता है। म्यूटेड रेड फॉक्स बहुत ही आसानी से हनी बेजर को हरा देता है और इस फाइट को देख के बाकी सारे के सारे मॉन्स्टर शाओकिन बहुत ही ज्यादा इंजॉय कर रहा था, मगर हनी बेजर उसकी हार से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो म्यूटेड रेड फॉक्स की तरफ गुस्से के साथ बढ़ रहा था। तभी जिनू उसे पकड़ के शांत करता है। अब ऐसे ही कुछ देर बाद जिनू के पास उसके टेम फॉक्स का झुंड कुछ आत्मरे मॉन्स्टर को लेके आता है, जिन्हें मार के जिनू इवोल्यूशन पॉइंट कमाता है और उन मरे हुए मॉन्स्टर को फॉक्स के झुंड को खाने के लिए दे देता है। जिनू के पास रह के सारे मॉन्स्टर लेवल अप कर रहा था, स्ट्रॉन्ग हो रहा था। तभी जिनू के पास नोटिफिकेशन आई 250 इवोल्यूशन पॉइंट देके उसके सारे के सारे ब्रांच को लेवल 2 के अंदर प्रमोट कर सकता है। जिनू को ये नंबर बहुत ही ज्यादा लगा, इसलिए 125 इवोल्यूशन पॉइंट देके आधा मतलब 25 ब्रांचेस को लेवल 2 के अंदर प्रमोट किया, जिससे ब्रांच के अंदर टॉक्सिंग का स्किल आ गया। जिनू उसके न्यू पावर को यूज करने का सोचा, तभी उसे पास में हनी बेजर दिखा। हनी बेजर के ऊपर उसके टॉक्सिक स्किल को यूज किया, जिससे हनी बेजर बेहोश हो गया, लेकिन तुरंत ही हनी बेजर खड़ा होकर ढूंढने लगा उसके ऊपर पीछे से किसने वार किया है। हनी बेजर के ऊपर जहर काम ना करते देख के जिनू बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और सोचने लगा वो फालतू में ही उसके 125 इवोल्यूशन पॉइंट को खर्च किया है। जिनू का ऐसा गुस्सा करते देख के पास से शाओकिंग हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, फादर आप खामों का ही चिंता करे हो, असल में हनी बेजर नेवले की फैमिली से बिलोंग करता है, उनके बॉडी में जहर का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। ये सुन के जिनू थोड़ा सा शांत हुआ। तभी शाओकिंग जिनू को इन्फॉर्म करता है, सुपर ह्यूमन यान मुझे जिस एकेडमी के अंदर इनरोल करवाने के लिए लेके गया है उस एकेडमी का बहुत ही जल्दी इंटरनेस एग्जाम होगा। उस इंटरनेस एग्जाम के अंदर अगर मैं फेल कर जाती हूँ तब मुझे फिर से घर भेज दिया जाएगा। ये सुन के जिनू थोड़ा सा टेंशन के अंदर आ गया, क्योंकि वो शाओकिन के मदद से इंसान के सारे इंफॉर्मेशन को निकालना चाहता था। तभी जिनू को याद आया शाओकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, उसके लिए इस छोटे मोटे टेस्ट को पास करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। ये याद करके शाओकिन को 2 बूंद ट्री एसेंस पिलाता है और एकेडमी इनरोल एग्जाम के लिए उसे गुड लक कहता है और उसे बताता है
एकेडमी इनरोल टेस्ट के अंदर अगर तुम्हारे रास्ते में कोई भी आता है तब तुम्हें उसे बिना हिचक के मार देना है। इसमें शाओ क्वीन भी हाँ भरती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होके सुपर बिंग रिसर्च फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यान शाओ किंग को लेके आता है। यान शाओ किंग को बताता है यही पर ही तुम्हारा टेस्ट होने वाला है। ये टेस्ट देने के लिए दुनिया के कोने कोने से स्टूडेंट यहाँ पर अवेकनर आए हैं, इसीलिए टेस्ट बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा। अब टेस्ट रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे अवेकनर आए थे। उन सारे के सारे अवेकनर का ध्यान एकेडमी के डायरेक्टर अपने तरफ करता है और एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण देने लगता है। बच्चों, तुम्हें तो ये बात मालूम ही है, कुछ महीने से हमारे दुनिया के अंदर बहुत ही अजीब अजीब इंसिडेंट हो रहा है। मॉन्स्टर इवॉल्व होके पावरफुल बन रहा है। इन मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए कुदरत ने हमें एक मौका दिया है अपने टैलेंट को अवेकन करके पावरफुल बनने का। अगर हम लोग इस मौका को यूज करके पावरफुल नहीं बनते तब मॉन्स्टर इवॉल्व होते होते एक दिन इतना ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, इस दुनिया से ह्यूमंस के नामो निशान को हटा देगा। इसीलिए हम सबको पावरफुल बनना पड़ेगा। चलो सब लोग एक साथ पावरफुल बनते। डायरेक्टर के इतना ज्यादा मोटिवेशन लाइन सुन के सारे के सारे बच्चा बहुत ही ज्यादा मोटिवेट हो जाता है। तभी एक इंस्ट्रक्टर चीखते हुए कहता है सबसे पहले स्टूडेंट के टैलेंट टेस्ट किया जाएगा। और टेस्ट के अंदर हमें दिखाया जाता है सारे के सारे स्टूडेंट आके एक स्टोन को टच कर रहा था, जिससे उनका स्पिरिचुअल एनर्जी कितना है मालूम चल रहा था। ऐसे ही कुछ देर तक टेस्ट चलता है, लेकिन इस टेस्ट को देने के लिए अभी तक कोई भी ऐसे स्टूडेंट नहीं आया था जिसका स्पिरिचुअल एनर्जी 1200 से ज्यादा है। और स्टूडेंट की इतना बेकार टैलेंट देख के जो इंस्ट्रक्टर इस टेस्ट को ले रहा था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा था। वो सोच रहा था इस जनरेशन के अंदर ऐसा कोई भी टैलेंटेड स्टूडेंट नहीं है जिसका स्पिरिचुअल एनर्जी काबिले तारीफ है। ये सोचते सोचते वो कहता है अगला है लिंग लिंग। तभी उसी लड़की लिंग लिंग को दिखाया जाता है। लिंग लिंग उस स्टोन के पास जाके उसके ऊपर हाथ रखती है और उसका स्पिरिचुअल एनर्जी पूरा 2000 आती है। ये देख के जो इंस्ट्रक्टर टेस्ट ले रहा था बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। लिंग लिंग उस जगह से वापस लौटती हुई कहती है मेरे जितना टैलेंटेड लड़की के लिए ये सब कुछ बिल्कुल आम है। और वहाँ पर प्रेजेंट सारे के सारे मेल स्टूडेंट लिंग लिंग के खूबसूरती देख के बहुत ही ज्यादा ब्लश कर रहा था। तभी इंस्ट्रक्टर शाओलिंग को टेस्ट देने के लिए बुलाता है। शाओलिंग भी टेस्ट देने के लिए आगे बढ़ जाती है और हमें दिखाया जाता है ऊपर से डायरेक्टर और यान इस टेस्ट को देख रहा था। डायरेक्टर यान से कहता है तो उस लड़की का नाम शाओलिंग है, उसे ही तुम अपने साथ लाए थे, तो यान तुम्हें क्या लगता है उस लड़की का स्पिरिचुअल एनर्जी कितना आएगी? जवाब में यान बताता है मुझे नहीं पता, लेकिन शाओलिंग का स्पिरिचुअल एनर्जी इतना आएगी जिस बारे में हम इमेजिन तक नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते शाओलिंग उस स्पिरिचुअल स्टोन को टच करती है। उसके टच करने पे ही उस स्टोन में एनर्जी फ्लक्चुएशन होने लगता है और शाओलिंग का स्पिरिचुअल एनर्जी पहले 2000 फिर 4000 फिर 6000 बताया जाता है। और ऐसे ही लगातार शाओलिंग की स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ते चला जाती है। और इस टेस्ट को होते हुए जितना भी लोग देख रहे थे सब लोग शाओलिंग के इतना खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को देख के हैरान थे। आखिर में उस स्पिरिचुअल स्टोन शाओलिन की स्पिरिचुअल एनर्जी को संभाल नहीं पाता है और वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। स्पिरिचुअल स्टोन ब्लास्ट होने से शाओलिन बहुत ज्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए कहती है मैं जानबूझ के ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तभी वो इंस्ट्रक्टर जो इस टेस्ट को ले रहा था वो अनाउंसमेंट करता है जितना भी लोगों ने फास्ट टेस्ट दिया है और उनका स्पिरिचुअल एनर्जी 100 से ज्यादा है वो सब लोग इस फास्ट टेस्ट को पास कर लिया है। इसके बाद सेकेंड टेस्ट स्टार्ट होता है। सेकेंड टेस्ट के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट का एबिलिटी को चेक किया जाएगा। सारे के सारे स्टूडेंट को एरिना के अंदर दिखाया जाता है। ये टेस्ट लेने के लिए खुद इस बार यान आया था। यान आने के बाद सारे के सारे स्टूडेंट को बताता है तुम्हें टेस्ट पास करने के लिए कुछ भी नहीं करना, बस तुम्हें मुझे टच करना है। अगर तुम लोग मुझे टच कर लेते हो तो ये टेस्ट बहुत ही आसानी से पास कर जाओगे, लेकिन तुम लोग इस चीज को जितना आसान समझ रहे हो ये चीज उतना भी ज्यादा आसान नहीं होगा। और जो लोग मुझे टच नहीं कर पाएगा उन लोगों को यहाँ से ही घर लौटना पड़ेगा। अब सेकेंड टेस्ट स्टार्ट हुए 10 मिनट बीत जाता है। इस 10 मिनट के अंदर सारे के सारे स्टूडेंट यान को टच करने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन कोई भी यान को टच ना कर पाने से बहुत ही ज्यादा थक गया था। सब लोग एरिना के अंदर लेट के हाँप रहा था, बस शाओ किंग और लिंग लिंग को छोड़ के। तभी यान हंसते हुए कहता है इस बार के कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं है, इसीलिए तुम में से कोई भी मुझे टच नहीं कर पाओगे और सब लोग इस टेस्ट को फेल करके अपने अपने घर लौटने वाले हो। घर लौटने के बाद सुन के शाओ किंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बॉडी से बहुत तेज फायर एनर्जी बाहर आ रही थी। शाओ किंग बहुत ही स्पीड में यान को टच करने का कोशिश करती है, लेकिन यान भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, इसीलिए वो शाओ किंग के अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करता है और सोचता है किसी भी बिगिनर के लिए उसे टच कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मगर वो जब सामने की तरफ देखता है वो बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि शाओ किंग बहुत ही स्पीड में चारों तरफ ट्रेवल कर रही थी। ये देख के यान सोचता है ये
चीज किसी भी बिगिनर के लिए कर पाना इम्पॉसिबल है। शाओकिंग बहुत ही स्पीड में बार बार यान के ऊपर अटैक करते जाती है। यान भी बहुत ही मुश्किल से शाओकिन के हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। ऐसे ही वो वक्त भी आ जाता है जब शाओकिंग बस यान को टच करने आला ही था, तभी अचानक से उसके पीछे से लिंग लिंग उसके ऊपर हमला कर देती है। और शाओकिंग खुद जिस मौका को तैयार किया था उसी मौके का फायदा उठा के लिंग लिंग यान को टच कर लेती है, तभी डायरेक्टर इस टेस्ट को एंड कर देता है। दूसरी तरफ शाओकिंग लिंग लिंग के उस अटैक से एरिना की दीवार के साथ भिड़ चुकी थी। तभी यान भाग के शाओकिंग के पास जाता है और कहता है, शाओलिंग तुम ठीक तो, तुम्हारा सिर फट चुकी है, तुम जल्दी से मेरे साथ क्लिनिक पे चलो। मगर शाओकिंग के फेस में कोई भी इमोशन नहीं थी। वो सोच रही थी उसके डैड ने उसे एकेडमी के अंदर इनरोल होने के लिए कहा था, लेकिन ये चीज अब नहीं हो पाएगा। तभी पास से लिंग लिंग शाओकिंग का मजाक उड़ाने लगती है, तुम एक विलेज के लड़की हो, इसीलिए तुम इस राउंड को हार चुकी हो, अब तुम तुम्हारे गाँव में लौट जाओ। ये सुन के शाओकिंग बहुत ही गुस्सा हो जाती है और बहुत ही स्पीड में लिंग लिंग के फेस पकड़ के उसे मिट्टी के साथ मार देती है। लिंग लिंग शाओकिंग के ऐसा हरकत देख के हैरान थी। वो शाओकिन से कहती है, तुम्हें पता तो है ना ये टेस्ट खत्म हो चुकी है, अब तुम मेरे ऊपर हमला नहीं कर सकती हो। इसमें शाओकिन कहती है, हाँ मुझे पता है, लेकिन इस जगह में तुम्हें मरना पड़ेगा। शाओकिन को इतना गुस्सा देख के लिंग लिंग डर जाती है और घबराते हुए कहती है, हाँ मुझे पता है, इस जगह में सारे के सारे गलती मेरी थी, तुमने यहाँ पर कोई भी गलती नहीं किया, ओरिजिनली तुम इस टेस्ट को पास की हो, बस तुम मुझे मारो मत। तभी शाओकिन को यान रोक लेता है और शाओकिन से कहता है, शाओकिन इस टेस्ट के अंदर तुम्हें मुझे टच करने का कोई भी जरूरत नहीं था, हम सेकंड टेस्ट के अंदर जानबूझ के स्टूडेंट को ऐसा एक टच देते जो उनके लिए करना इम्पॉसिबल है, और उसी टच को कंप्लीट करने के चक्कर में स्टूडेंट्स अपने आप को लिमिट तक पुश करते, जिससे हम स्टूडेंट के सारे एबिलिटीज को बहुत ही आसानी के साथ देख लेते और सेकंड राउंड के अंदर स्टूडेंट के एबिलिटी देख के ही उन्हें पास किया जाता है। और शाओकिंग तुम्हारा एबिलिटी बहुत ही ज्यादा खास है, इसलिए तुम भी सेकंड राउंड को पास कर चुकी हो। और शाओकिंग वो स्टेज को पास कर चुकी है, इस बारे में जान के बहुत ही खुश होती है। शाओकिंग को शांत देख के यान के जान में थोड़ा सा जान आता है और हम देखते हैं डायरेक्टर दूर से एक इंस्ट्रक्टर के साथ खड़ा होके ये सब कुछ होते हुए देख रहा था और उस इंस्ट्रक्टर से कहता है, इस लड़की का टैलेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का है, इसीलिए हमें इसे थोड़ा सा ठीक से ट्रेन करना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होके शाओकिंग और जिनू को दिखाया जाता है। शाओकिंग जिनू को बताती है, मैं एकेडमी के अंदर इनरोल हो चुकी हूँ। ये जान के जिनू भी बहुत ज्यादा खुश होता है और वो दोनों हाई फाई करते, लेकिन उनकी इस खुशी के ऊपर ग्रहण लगने वाली थी। एक फास्ट ट्रैक का एलिफेंट टर्टल जो जिनू जितना पावरफुल है उस जिनू के टेरिटरी की तरफ बढ़ रहा था। क्या जिनू इस मॉन्स्टर को हरा पाएगा? इस बारे में जानने के लिए आपको नेक्स्ट पार्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि यही पड़ी हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब याद से कर देना और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट भी। और दोस्तों, इससे पहले मैंने बहुत सारे मानव को एक्सप्लेन किया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल मिल जाएगा। जाओ उन वीडियो को देख के एंजॉय करो।